बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव से पहले नीतीश की पार्टी में जबरदस्त हंगामा मचा है। एक मुद्दे को लेकर मुद्दा है हाल ही में आए प्रवक्ताओं की लिस्ट को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि लवकुश समीकरण ही गायब नजर आ रहा है। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी और लवकुश समीकरण नहीं। इसके साथ साथ जेडीयू में मुस्लिम और दलितों को हमेशा से ही तवज्जो दी जाती रही, लेकिन इस बार बदलते समीकरणों ने सभी को चौंका दिया है। किसका फैसला था? क्या नीतीश कुमार ने इस पर अपनी रजामंदी जताई? कहा जा रहा है कि कुल तरीके से जो नाम सामने आए उसमें 3 भूमिहार, 2 यादव, एक ब्राह्मण, एक राजपूत और एक अति पिछड़ा वर्ग यानी ईसाई जाति से एक एक नेता को प्रवक्ता बनाया गया। लेकिन इसमें वह मुख्य जातियों को नहीं जोड़ा गया जो कि चर्चाओं में रहती थी नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़कर। किसका फैसला है? क्या जो आरोप समय समय पर जेडीयू के कुछ नेताओं पर लग रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अपनी रणनीति बनाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां पर बात करते हैं और उसके बाद उनके फैसलों की झलक बीजेपी के नजरिए से ही दिखती है जेडीयू में, क्या वो दिखने लगी है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा, बांकीपुर उपचुनाव का मैंने जिक्र किया, वहां पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी मामले को भी आगे रखा है। उनकी रैलियों में भरत तिवारी के पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसा एक नेता जो बड़े बड़े नेताओं को सीएम पीएम बनने में मदद करता है, वो आखिर एक विधानसभा सीट के लिए चुनावी मैदान में क्यों उतरा? क्या उनको जीत नजर आ रही थी? ये तो दूसरा सवाल। तीसरा, महागठबंधन इन दिनों क्या कर रहा है? क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा जो भविष्य में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा नीतीश के साथ मिलकर? ये भी सवाल जुड़े जाते हैं। तो इन्हीं सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बिहार की राजनीति से ये खबर सामने आई, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जातीय फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रवक्ताओं की इस लिस्ट को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, और पहली बार भी ऐसा ही हुआ कि नीतीश अभी इस समय मुख्यमंत्री नहीं है और स्वास्थ्य कारणों का भी बहुत बार हवाला दिया जाता है। तो क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता है जो भविष्य में नीतीश के लिए आरसीपी सिंह की तरह नजर आए और आरसीपी सिंह वाले मामले की तरह नीतीश कुछ कदम उठाए? क्या लगता है सर आपको? देखिए दीपक जी, जो आपने पूछा कि जो उनके पार्टी प्रवक्ताओं की सूची आई है उसमें से लवकुश समीकरण दूर है, तो मैं बता दूं कि कुर्मी और कोयरी यही लवकुश है बिहार के अंदर, और ये लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। ये अलग बात है कि नालंदा जिला जो है, जहां पर बहुत अधिक संख्या में कुर्मी कोयरी है, जो उनका गृह जिला भी है, वहां से नीतीश कुमार जीतते नहीं आए हैं। बहुत ज्यादा उनको जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन कुर्मी कोयरी उनके साथ रहा तो है। अब जो आपके मूल प्रश्न पे आते हैं कि क्या जेडीयू लवकुश से दूर होती जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक लवकुश जो समीकरण है कुर्मी और कोयरी जो है वो नीतीश से जुड़ा रहेगा। आप इसको कुछ ऐसा समझिए कि बिहार के अंदर आरजेडी मुस्लिम मतदाताओं या मुसलमानों के लिए ऐसा क्या खास करती है जो बीजेपी नहीं कर रही, जो जेडीयू ने नहीं किया। मैं आपको बता दूं एक बात कि जेडीयू ने जितना ज्यादा काम या नीतीश सरकार ने कब्रिस्तानों के उत्थान के लिए, मस्जिदों के उत्थान के लिए, मौलवियों के उत्थान के लिए, मदरसों के लिए किया है, उसका आप किसी दूसरे राज्य में उदाहरण ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आरजेडी का एक से लगाव है मुसलमानों को, वैसे ही एक भावनात्मक लगाव कुर्मी और कोयली यानी लवकुशों का नीतीश कुमार से है। नीतीश, मैं आपको बताऊं, मैं गया था नीतीश कुमार के गृह विधानसभा में, जब उनके घर से मैंने एक रिपोर्ट की, तो वहां पर लोगों ने बोला कि वहां से जीतते जेडीयू के प्रत्याशी ही आए हैं और अभी भी जेडीयू से ही विधायक है। लेकिन वहां के लोगों ने ये बात कही कि जब ये अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, तो वहां लोगों की सीधी मांग थी कि निशांत कुमार को लेकर आया जाए। वो एक भावनात्मक लगाव कुर्मी कोयरी का जो नीतीश कुमार से है,
वो हमेशा बना रहेगा। हाँ, ये है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया उन पर हमला करने का। दूसरा, जेडीयू भी बदलते समीकरणों को देख रहा है। कुर्मी और कोयरी बिहार के अंदर उतना प्रभावशाली रूप में मतदाता के तौर में मौजूद नहीं है जो चुनाव में हार और जीत को तय कर सके। एक प्रभावी तरीके से उनकी भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन मतदाता के तौर पे वो जीत और हार को एक तरफा ले जाए, ये बिहार में पॉसिबल नहीं है। ये कौन जी। करेगा? ये यादव करेंगे, ये ब्राह्मण करेंगे, ये राजपूत करेंगे। आप इसमें सबसे अहम देखिए दलित ईसाई। दलित ईसाई को टच किया गया है, तो उन जो आदिवासी क्षेत्र है बिहार का, वहां पे दलित ईसाई बहुतायत संख्या में मौजूद है। तो वहां से दलित ईसाइयों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश है, यादव समाज को जोड़ने की कोशिश है। जो आरोप लगते रहे हैं जेडीयू को कि सिर्फ ये कुर्मी और कोयरी की पार्टी है, लवकुश समीकरण के ही सहारे जीत के आई है, इस प्रवक्ता की सूची के बाद उसको भी खत्म करने की कोशिश है। तीसरी बात, प्रवक्ता ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल है कि संविधान में लिखा है कि कुल जो विधायक जीत के आए उसका 15% होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रवक्ता आप कितने ही बना लीजिए, एक और सूची जारी कर दीजिए, तो प्रवक्ताओं के आने से कभी भी ये बात साबित नहीं हो सकती कि वहां पर लवकुश सभी कुर्मी और कोयरी को बराबर का हक नहीं मिल रहा। ये बात साबित करने के लिए और देखने के लिए आपको संगठन के स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, शीर्ष पहली पंक्ति से लेकर तीसरी पंक्ति तक, मोटा माटी जो हम देखते हैं, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कुर्मी और कोयरी की क्या भागीदारी है। जब आप वहां पर देखते हैं तो आप पाएंगे कि कुर्मी और कोयरी की वहां पर सम्मानजनक भागीदारी है, और कई नेता संगठन के स्तर पर इस पोजीशन में है कि वो उनके फैसले पार्टी आला कमान और पार्टी की जो सर्वोच्च इकाई है उसके द्वारा सुने जाते हैं। तो प्रवक्ताओं की सूची में लवकुश का ना होना एक तरीके से ये मैसेजिंग भी है कि अब जो पार्टी है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय की पार्टी है, सिर्फ दो जात की पार्टी जेडीयू नहीं है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी थी 13 जुलाई 2026 को। लिखा था जी। हेडलाइन में, क्या जदयू में संग्राम की वजह बन रही है बीजेपी की वक्र दृष्टि। नीतीश भी अपनों पर नाराज, जेडीयू में क्या घमासान, ऐसी कुछ लाइनें हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की क्या सचमुच जेडीयू पार्टी पर नजर है, क्योंकि ये फैसला लिया गया कुर्मी कोयरी नीतीश का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये तो समझ में आता है। जैसे बीएसपी में मायावती का साथ दलित वोटर काफी हद तक नहीं छोड़ रहे, भले जी ही जी सत्ता जी। से कई सालों से दूर हैं, लेकिन जो फैसले पार्टी के अंदर लिए जा रहे हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि आप एक या दो को आगे कर कर ऐसा दे सकते थे मैसेज कि हमने ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हटा दिया, एक दो को आगे कर रखा है, बाद में हो सकता है उन्हें भी हटा दे। लेकिन अचानक से ये फैसला लिया गया, और उससे पहले ये खबर छपी, और उससे पहले भी मैं कुछ पुरानी खबरें पढ़ रहा था जिसमें जो कहा जाता है नीतीश को लेकर कि 20 साल से सीएम रहे। तो उनको बता दें कि बीच में मांझी को भी लाए थे, वो सीएम कुर्सी पर लाए थे, लेकिन कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों बाद, महीनों बाद उनसे समर्थन वापस ले लिया। क्या कारण था? उनके विवादित बयान। और मांझी स्वतंत्र फैसले ले रहे थे, पार्टी नेतृत्व से टकराव चल रहा था। उससे पहले की भी रिपोर्टें मैंने पढ़ी जिसमें आरसीपी सिंह को लेकर मैं तमाम बातें पढ़ रहा था कि आरसीपी सिंह की वजह से क्या नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे, या एनडीए से अलग होने की वजह क्या थी। तो सबसे पहली वजह जो हाथ लगी उसमें यह था जेडीयू तोड़ने का आरोप। यानी अगर पार्टी ही नहीं रहेगी तो पार्टी से नेता कैसे बनेगा, नेता से विधायक कैसे बनेगा, विधायक से मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। और जो खबर छप रही है नवभारत टाइम्स में कि क्या जदयू में संग्राम की वजह बन रही है बीजेपी की वक्र दृष्टि, और दूसरी तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर जैसा मामला जो दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है, तो बिहार सरकार की जो एक बड़ी पहचान नीतीश ने बनाई थी, और क्या बीजेपी के साथ सम्राट चौधरी को आगे करके क्या वो कायम दिख रही है, या फिर अंदर ही अंदर कोई सुलगता सवाल बनना है और नीतीश को एक मौका मिल रहा है कि आगे भविष्य में फिर से एनडीए का साथ छोड़ दे। क्योंकि जो उनके स्टेटमेंट थे कि अब मैं वापिस आ गया हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, वो लोग क्या किए, ऐसे स्टेटमेंट पहले भी दिए हैं। तो स्टेटमेंट पर ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालात के हिसाब से सर आपको क्या लग रहा है? देखिए, हालात के हिसाब से नीतीश कुमार अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, और नीतीश कुमार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो समझ रहे हैं वाकई वो स्थिति और परिस्थिति ठीक है कि नहीं। नीतीश कुमार ने जेडीयू को, मैं आपको बताऊं, जब जेडीयू
का नाम जेडीयू नहीं होता था और समता पार्टी होता था, और जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार ने इस पार्टी को खड़ा किया। शरद यादव जैसे दिग्गज थे उस समय, और समता पार्टी फिर जेडीयू में तब्दील हुई या जेडीयू बनी। नीतीश कुमार पहले दिन कुछ ही दिन के लिए और बहुत कम अंतराल के लिए वो सीएम बने। नीतीश कुमार ने समता पार्टी के रूप में जो बीज बोया बिहार की राजनीति में, आज वो जेडीयू के रूप में कल्प वृक्ष कई लोगों के लिए साबित हो रहा है, और कई लोगों के लिए है, और नीतीश कुमार के लिए तो बिल्कुल है। तो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि जो समता पार्टी या जेडीयू जैसा विराट वृक्ष बनकर बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में स्थापित है, वो चंद दिन तक सत्ता में बने रहने के लिए वो सूख जाए। दूसरी बात, बीजेपी की ये पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी या कह लीजिए पुराना पॉलिटिकल टैक्टिक्स है कि वो जब किसी पार्टी को तोड़ती है या तोड़ना चाहती है, तो वो उसकी जड़ों में तेजाब डालना शुरू करती है। तेजाब डालने से जड़ होते हैं कमजोर। यानी यहाँ तेजाब से मेरा अभिप्राय है कि उनके जो संस्थापक या बड़े सदस्य हैं, उनको अपने पाले में लेके आओ, उनको पार्टी के खिलाफ भड़काओ, माइंड वॉश करो, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ किया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया, और फिर सही मौका देखकर पार्टी को खत्म कर दो, जैसे आज शिवसेना यूबीटी का हाल है। क्योंकि बड़ा और तृणमूल का भी हाल देख लीजिए, लगभग वैसा ही है। 20 तारीख से संसद शुरू है, उसके बाद देखने को मिलेगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि एनडीए के पास 2/3 बहुमत लगभग लगभग वो हासिल कर लेगी। तो ये बीजेपी की पूरी टेक्निक है। नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं। नाराजगी का कारण क्या है कि नीतीश कुमार अब फुल फ्लैश तरीके से बिहार के भीतर है नहीं। बिहार में अब देखिए, जो निरीक्षण या जो अथॉरिटी उनके पास सीएम के तौर पर सभी सचिवों को, सभी विभागों की बैठक बुलाने की थी, अब वो एक सांसद के तौर पर नहीं है, अब वो सम्राट चौधरी के पास है। अगर वो आज के टाइम पे किसी सचिव को फोन कर दे किसी विभाग के, तो आपको क्या लगता है वो नीतीश कुमार के पास दौड़ा चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो पहले फोन लगाएगा सीएमओ को कि भैया नीतीश बाबू बुलाए हैं, क्या करे, जाए कि नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जो नीतीश जेडीयू के पास विभाग है उनके सचिव एक बार को चले जाए, लेकिन अहम विभाग बीजेपी के पास, और वो भी डरेंगे। जेडीयू के पास जो विभाग है वो भी डरेगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपनी वक्त दृष्टि इन सचिवों पे डाल दी तो उनका करियर क्या होगा? सबको दीपक भाई यहाँ करियर की चिंता है। तो नीतीश कुमार उस पावर में है नहीं कि बुला ले, बैठक कर ले या बड़े नीतिगत फैसले उलट फेर कर दे। हाँ, एक तरीके से बिहार की राजनीति में वो बड़े हैं, सम्मान देना मुझे लगता है मजबूरी बन गई है, या नीतीश की मजबूती कह लीजिए कि उनको हटाकर बिहार की राजनीति करने के हालात में अभी बीजेपी है नहीं। सम्राट चौधरी उनको इस हालात में ला दे तो कुछ कह नहीं सकते। तो नीतीश मजबूरी या मजबूती अभी तो बीजेपी के साथ है, ये दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लागू होता है। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि ज्यादा ही स्थिति खराब हो रही है, तो नीतीश कुमार अपनी भी वक्र दृष्टि डाल देंगे, और इन दोनों की वक्र दृष्टि से ये जो गठबंधन और सरकार है ये ध्वस्त हो जाएगी। हाँ, जी। जो बार बार बताते हैं और दर्शकों को भी पता है कि जो 4 विधायकों का हेर फेर है, तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं दीपक जी कि आज भी बिहार की राजनीति में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी जो सत्ता के मानक है, वो जो नीतीश कुमार ने तय कर दिए हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो राजनीति करने के मानक है, जो नीतीश कुमार ने तय कर दिए हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहले लालू, अब नीतीश कुमार। तो जी। मेरे को नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार किसी विधायक को आवाज देते हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने अपने जीवन में इस स्तर की राजनीति नहीं की, लेकिन सत्ता और पार्टी बचाने के लिए वो इस राजनीति पर उतर आए, तो यकीन मानिए दीपक भाई कि आप धन के आधार पर खरीद ले वो एक अलग बात है, जैसा आरोप लगता आया है, लेकिन अगर आप मन के आधार पर बोले तो विधायक की पहली पसंद नीतीश कुमार ही होंगे। एक सवाल अगर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ा ना पूछूं तो शायद ये गलत रहेगा, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव है और प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। ये वही नाम है जो हेडलाइन और खबरों में हमने पढ़ा था कि अमित शाह ने
सुझाया था नीतीश कुमार को, कहा आप अपनी पार्टी में लीजिए और इनको बड़े पद पर लाइए। ऐसी कुछ खबरें इनको लेकर आज भी छपी हुई हैं, जाकर देख सकते हैं तमाम दर्शक। और प्रशांत किशोर को कहा जाता है कि अमित शाह ने कहा तो नीतीश ने उनको अपनी पार्टी में लिया और बड़े पद दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हालात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है और कोशिश उनकी जो नजर आ रही है, विश्लेषकों की जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, कि वो बिहार में मुख्य विपक्ष बनने की ओर देख रहे हैं। यानी कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो मुख्य विपक्ष का काम करती है और पक्ष में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी उनको लेकर ऐसा कोई खबर नहीं पड़ती कि आरजेडी बीजेपी से गठबंधन करेगी। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा होता है कि वो पक्ष की पार्टी विपक्ष की पार्टी को साथ लाए, ऐसा समीकरण बैठा लेते हैं। लेकिन आरजेडी कभी साथ नहीं जाएगी, लालू कभी साथ नहीं जाएंगे, ये बात बीजेपी जानती है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे, हमने देखा पहले एक प्रत्याशी आगे आए, उनका नामांकन भी हो गया, फिर उनको वापस बुला लिया गया, फिर दूसरे प्रत्याशी को आगे किया गया, जो कि राजनीतिक भाषा में कई बार कई प्रत्याशियों को लेकर कहा जाता है डमी कैंडिडेट। यानी एक ऐसा कैंडिडेट जिनकी हार पता होती है कि होगी, लेकिन फिर भी उनको आगे किया गया। तो वो भी चर्चा शुरू हो गई कि कहीं बीजेपी ने जानबूझकर डमी कैंडिडेट को आगे नहीं किया। लेकिन फिर खबर छपती है कि नितिन नवीन प्रचार कर रहे हैं खुद। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जुड़ गई हैं सर। अब प्रशांत किशोर को लेकर स्थिति बनी हुई है, नीतीश को लेकर स्थिति बनी हुई है, और लालू की पार्टी की अलग स्थिति है। तो इस समय पक्ष कहाँ नजर आ रहा है, विपक्ष कहाँ नजर आ रहा है, और बांकीपुर उपचुनाव आपको किसकी तरफ झुकता नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, जो बांकीपुर उपचुनाव है, मुझे अभी मौजूदा समय में टक्कर लग रही है प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी में। कारण मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर एक अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर तो है ही। तो जो थ्योरी वो अभी तक लगा कर चल रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन 1995 से बांकीपुर, नितिन नवीन के पिता, फिर नितिन नवीन 2008 में परिसीमन के बाद जब बांकीपुर बना, तब नितिन नवीन और उनके परिवार के पास ही चलता आ रहा है। तो क्योंकि शहरी विधानसभा है, तो आपको भी पता है कि शहर के लोग अभी भी बहुत हद तक बीजेपी का साथ देते हैं और देने से गुरेज नहीं करते हैं। अगर बांकीपुर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट होगा, जिसकी छाप आपको सेंटर तक दिखाई देगी। क्योंकि नितिन नवीन का गृह विधानसभा बीजेपी अगर हारती है तो ये हार बिहार की नहीं होगी, ये हार होगी दिल्ली की। और जी प्रशांत किशोर इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेकर चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी वह अहम जानकारियां मिली होंगी, जिसके लिए वह अंत तक जुड़े रहे। और बांकीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होगी, बीजेपी, आरजेडी, जनसुराज या जेजेडी? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।